नमस्कार, मैं हूं ममता वर्मा। DAV ई लर्निंग क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं BA तृतीय वर्ष के लिए विमर्श की। विमर्श आपके 3 विमर्श हैं। उसमें एक तो है नारी या स्त्री विमर्श, दूसरा है दलित विमर्श और एक विमर्श और है, यानी कि 3 विमर्श आपके लगे हैं। तो उनमें से हम पहला टॉपिक आज कर रहे हैं। बात करें नारी विमर्श या हम कह लें स्त्री विमर्श, एक ही बात है। तो विमर्श क्या होता है, स्त्री को लेकर, दलित को लेकर, या जो भी विमर्श लिखे जा रहे हैं, आजकल का जो दौर है, आधुनिक युग में एक नई ये विधा चल पड़ी है विमर्श की। तो विमर्श काफ़ी प्रकार के हैं। तो इसमें क्या देखते हैं कि आज हम पढ़ेंगे नारी विमर्श। पहले नारी को शब्द को छोड़कर हम विमर्श को समझते हैं कि विमर्श किसको कहते हैं। विमर्श का अर्थ होता है वास्तव में एक जीवंत बहस जो करते हैं उस पर। कोई घटना है या कोई बात है या कोई भी समस्या है, उस समस्या को हर पहलू से देखना, उसको उलट पलट कर उसके हर मानसिकता का पहलू देखते हैं, उसका सामाजिकता का पहलू देखते हैं, उसमें अच्छाइयाँ, उसमें बुराइयाँ, जितना कुछ उसके बारे में सोच सकते हैं, जो बहस का विषय हो सकता है। यानी कि जिस समस्या या घटना के बारे में हमें जो कुछ मिला प्रमाण सहित, तर्क देकर, तर्क वितर्क कर हम जिस पहलू को हम इस समस्या को आगे तक ले जा सकते हैं, उसको कहते हैं विमर्श। यानी कि हर बात उस विषय से संबंधित जुड़ी हुई। तो विमर्श का अर्थ क्या है? जीवंत बहस। फिर है, यदि हम बात करते हैं मानक हिंदी कोश में विमर्श का अर्थ क्या लिया गया है, तो विमर्श का अर्थ यहाँ लिया गया है कि किसी बात या घटना या कोई समस्या के बारे में विचार करना या उसकी आलोचना। आलोचना का अर्थ केवल नकारात्मक नहीं होता, हालांकि इसका आधुनिक जो हम अर्थ लेते हैं उसका जो अर्थ है वो संक्षिप्त हो गया है, क्योंकि हम इसका अर्थ क्या मानते हैं आज के युग में कि आलोचना यानी कि किसी पर उसका नकारात्मक रवैया देखना, बल्कि आलोचना का अर्थ होता है उसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलुओं को बराबर दृष्टि से देखना। आलोचना है उसकी व्याकुलता, उसमें जो शोभ है, यानी कि ये सारी चीजें आती हैं विमर्श में। लेकिन हम बात करते हैं हिंदी विश्वकोश की, यदि बात करते हैं तो उसमें विमर्श की अवधारणा क्या दी गई है। हालांकि अब जो हम बात करेंगे वो इसी पहलू से जुड़ा है, जीवंत बहस। लेकिन ये शब्द पुराना है, तो हिंदी विश्वकोश में इसकी परिभाषा क्या मिलती है? एक भाषण के रूप में, वितर्क के रूप में, या हम जो कोई बातचीत करते हैं उसके संदर्भ में, या किसी भी समस्या या घटना के बारे में विचार चिंतन करना विमर्श कहलाता है। तो ये तो बात रही मानक हिंदी कोश और हिंदी विश्वकोश की। लेकिन हम जो आधुनिक संदर्भों में जो नारी विमर्श या स्त्री विमर्श है, दलित विमर्श है, इनकी जब बात करेंगे तो हम आधुनिक युग में इस शब्द के इसी अर्थ को लेकर करेंगे, यानी कि जीवंत बहस, यानी कि हर उस समस्या या घटना को उलट पुलट कर देखना, उसके प्रत्येक पहलू पर दृष्टिपात करना, यानी कि उसका कोई पहलू छूट ना जाए। ये तो रही बात विमर्श की। अब बात हम करते हैं नारी विमर्श, यानी कि नारी के लिए जो भी साहित्य लिखा गया, नारी का हर विषय, भले ही वो गद्य हो, पद्य हो, यानी कि उससे जुड़ी हुई जो भी समस्याएं हैं, प्राचीन काल में स्थिति कैसी थी, वर्तमान में कैसी है, भविष्य में क्या उसमें सुधार है, उससे जो भी बंधन लगे हैं, यानी कि जितना कुछ नारी पर लिखा जा सकता है उसको हम स्त्री विमर्श या नारी विमर्श विषय के अंतर्गत लेते हैं। हालांकि इसका जो भाग, ये हमने कैटेगरी जो अलग बनाई है स्त्री विमर्श की, या ऐसे विमर्श बहुत से लिखे गए हैं। दलित विमर्श है, आदिवासी विमर्श है, या पुरुष विमर्श है, या राजनीति विमर्श है, यानी कि ये जो अलग अलग इसको खंडों में बांट दिया गया, ये परंपरा अभी आधुनिक काल में हाल ही में कुछ वर्षों में ही शुरू हुई है।
इससे पहले ऐसे विमर्श की परंपरा नहीं थी। तो उसी में एक विषय है नारी। तो नारी की बात करते हैं तो कहते हैं पर्वत से निकलने वाली जो नारी है, इस कारण से वो पार्वती कहलाई। जमीन को खोद कर निकली गई, इसलिए वो सीता कहलाती है। शैल को फाड़ कर निकलने वाली है, इसलिए वो शैलजा कहलाती है। यानी कि नारी के विभिन्न रूपों की कल्पना हमने की है। क्यों की है? पुरुष की तो नहीं मिलती इतनी तुलना, इतने उपमान उनके लिए नहीं मिलते, क्योंकि इतना कठोर जीवन व्यतीत और उतनी सहनशीलता जितनी नारी में हो सकती है, शायद ही किसी दूसरे जीव में हो सकती है। इस कारण से नारी की हम बात करें तो प्राचीन काल में नारी का जो स्थिति थी वो अच्छी नहीं थी, जितनी कि हम वर्तमान में स्थिति कुछ ठीक देखते हैं, वैसी स्थिति आज से पहले नहीं मिलती है। तो जब भी आप इसका क्वेश्चन शुरू करें नारी विमर्श का, तो आप ध्यान में रखें ये शब्द आपको केवल व्याख्यान करने के लिए नहीं है। तो नारी का अर्थ आप समझते हैं, नारी के शब्दों के अर्थ मैंने बताए हैं अभी, और विमर्श का अर्थ क्या होता है वर्तमान संदर्भ में हम विमर्श का अर्थ क्या लेते हैं। तो प्रश्न को इसी संदर्भ में ही शुरू करें। जैसे नारी विमर्श दो शब्दों से मिलकर बना हुआ शब्द है, नारी और विमर्श। नारी तो एक जानते ही हैं, लेकिन हम विमर्श की बात करें तो विमर्श का अर्थ क्या है। इस प्रश्न को शुरू करने से पहले हम पहले इन शब्दों के बारे में विचार कर लें। ये शब्द आप उस अपने पेपर में लिखेंगे। तो विमर्श का अर्थ हिंदी मानक कोश, हिंदी विश्वकोश और आधुनिक संदर्भ में वर्तमान में जो विमर्श का अर्थ जो रहा है जीवंत बहस, यानी कि किसी समस्या या घटना को बिल्कुल उसकी तह तक, उसकी बारीकियों तक जाना ही विमर्श कहलाता है।
तो बात हमने की थी अभी कि स्त्री विमर्श की। तो ये जो रचनाएं लिखी गई हिंदी साहित्य में, श्रृंखला की कड़ियाँ महादेवी वर्मा के द्वारा 1914 में, और इसमें नारी को केवल नारीत्व की दृष्टि से ही नहीं देखना, बल्कि उसको ममत्व की दृष्टि से या पत्नीत्व की दृष्टि से भी उसको देखा जाना चाहिए। स्त्री का समय क्षमा शर्मा की है, और इसके बाद में है उषा प्रेमदास की 1960 में रुकोगी नहीं राधिका। इसमें क्या दिखाया गया था कि अपनी एक स्त्री है, अपने जीवन साथी की तलाश उसके स्वयं के द्वारा करना। हालांकि ये काफी महत्वपूर्ण रचना मानी गई थी उस समय। मंजुल भक्त की है अनारो, मैत्रेयी पुष्पा की है अलमा कबूतरी, काफी महत्वपूर्ण और चर्चित रचनाएं मानी गई थी। फिर यदि हम बात करते हैं कि जो भक्ति काल की साहित्य की, तो भक्ति काल में भी हम देखते हैं कि मीरा जैसी स्त्रियां भी हुई जिन्होंने काफी कुछ साहित्य लिखा। बहुत सी उसके संबंध में उनके परिवार के द्वारा जो विरोध किया गया वो रचनाएं हमारे सामने, साहित्य हमारे सामने है। फिर उसके बाद में आधुनिक युग की हम बात करते हैं, तो भारतेंदु के बाद में द्विवेदी युग जो आता है, तो द्विवेदी युग में जो मैथिली शरण गुप्त हैं, उन्होंने तो नारी के उपेक्षित पात्रों को ही समाज के सामने लाकर रखा था। उनका जो साहित्य है वो केवल इसी के लिए प्रसिद्ध माना जाता है कि उन्होंने साहित्य में उन्हीं पात्रों को लिया जो समाज में किसी का ध्यान उस पर नहीं गया। जैसे लक्ष्मण की पत्नी है उर्मिला, कार्ल मार्क्स हैं, उनकी पत्नी है जैनी, महात्मा बुद्ध की पत्नी है यशोधरा। तो उन्हीं की पीड़ा को उभार कर इन्होंने साहित्य लिखा था। उनसे पहले साहित्य लिखा गया था महावीर प्रसाद द्विवेदी का, और रविंद्रनाथ टैगोर ने नारी के उपेक्षित पात्र जो हैं समाज में, उन्हीं को प्रेरणा स्रोत बनाकर इन्होंने मैथिली शरण गुप्त ने अपने साहित्य में नारी विमर्श की एक भूमिका तय कर दी थी। इसके बाद में महादेवी वर्मा आती हैं छायावाद युग में। इन्होंने बहुत सी रचनाएं लिखी थी। गद्य की बात करें उपन्यास के क्षेत्र में 55 खंबे लाल दीवारें, या हम मन्नू भंडारी की बात करें कि 3 निगाहों की एक तस्वीर, मैं हार गई, और राम नरेश त्रिपाठी की है मिलन और पथिक, इनकी रचनाएं इसी से संबंधित रचनाएं मानी जाती हैं। यानी कि पूरा अगर हम ऑल ओवर सोचते हैं, देखते हैं कि नारी की स्थिति वैसी नहीं है जो इस समय से पहले थी। दिन ब दिन इसकी जो सुधार ही हो रहे हैं। इनकी कहते हैं ना कि समाज का आईना साहित्य होता है, समाज का ही प्रतिबिंब होता है। तो वैसे ही जो साहित्य लिखा जा रहा है, अब स्वतंत्रता को लेकर लिखा जा रहा है नारी का, तो ये समाज का ही प्रतिबिंब है। यानी कि समाज में नारी की स्थिति में उत्तरोत्तर सुधार हो रहा है। तो ये तो था नारी विमर्श को आप ध्यान में रखना कि नारी के हर पहलू को आप लिखेंगे, उसके शोषण का या समाज में जो पहले घटित हुआ, जो अब है, जो भविष्य को लेकर जो उसकी संभावनाएं हैं वो आएंगी। और उससे पहले जब आप प्रश्न शुरू करते हैं तो इसमें विमर्श का अर्थ जरूर आप बताना। विमर्श का पहले साधारणता की बातचीत, लेकिन अब इसका आधुनिक संदर्भों में इसका जो अर्थ है विमर्श का, कि प्रत्येक समस्या या घटना को उलट पलट करना, उसकी प्रत्येक पहलू को उसको देखना, यानी कि जीवंत बहस, इसका एक सापेक्षिक अर्थ इसका माना जाता है। तो ये तो है आपका स्त्री विमर्श, या हम कह लें कि नारी विमर्श, इसकी भूमिका। तो इसको आप ध्यान से लिखना। हो सकता है इस पर बड़ा प्रश्न आए, आपका आ सकता है, और छोटी टिप्पणी भी इस पर आ सकती है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।